अच्छा भाई, इसमें हम अगेन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ताकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई एक दफा दोबारा बोल दूं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी बनानी थी पहले सवाल में, तो हमने अभी पहली रिकॉर्डिंग में पूरा सवाल सॉल्व किया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 साल का रिवाइज किया, 2008 से 2009, जैन 1 2008 टिल दिसंबर 31 2009, 2 साल की कंपैरेटिवली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी का एक हेड मौजूद है, रिटेन अर्निंग, वो हम बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस सवाल में मौजूद है, 1 लाख रुपए, वो हमने रख दिया। प्रॉफिट 55 से रिवाइज होकर कितना आ गया, 60,000 ऐड कर दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2009 का प्रॉफिट। अच्छा, 2009 का प्रॉफिट पे रिवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने 2009 के अकाउंट पब्लिश नहीं किए, वो तो अभी इन प्रोसेस है। तो इसका प्रॉफिट हमारा वैसे जो ड्राफ्ट अकाउंट में आ रहा था वो कितना था, 65, रिवाइज होके वो कितना हो गया, 70। तो अब हमारा 70,000 ऐड होगा, तो दिस वुड बी 230। रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस एज ऑन दिसंबर 31 2009। तो ये पहला सवाल हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया, और आगे के सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं डायरेक्ट अब अगले सवाल पे जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। 10 सवाल थे एंड आउट में, हमने 2, 3, 4, 5, 6 संडे वाली क्लास में किए थे। 7 मैं करवाऊंगा, 8 होमवर्क दूंगा, एक जैसे हैं दोनों, दोनों में मटीरियल एरर है। और 9 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस कर लूंगा क्लास में। 10 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो भी थ्योरेटिकल था, 10 लास्ट क्लास में कर चुके हैं। मैं यहाँ पे ये सवाल पेश कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सर, इसमें एक सवाल था मेरा। जी जी बोले। जी, ये चेंजेस जो है प्रॉफिट के, तो कैश फ्लो में भी इसमें चेंजेस आया होगा, तो बैलेंस शीट में जो है वो इम्पैक्ट एसेट साइड पे फिर। असल में जी बिल्कुल आपका जी अगर जी कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आएगा वो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम कैश फ्लो प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो वो फिगर आपकी चेंज होगी जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ठीक वैसे है। तो इम्पैक्ट तो नॉन कैश है, कैश इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज करने से कैश चेंज नहीं होता, वैल्यूएशन चेंज होती है, प्रॉफिट चेंज होता है। क्योंकि हम कैश फ्लो प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, तो वो रिवाइज हो जाएगा वहां पे जो इम्पैक्ट। देखिए आईएएस कहते हैं जब आप कोई भी रिट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट दिखाएंगे ना, लाइन बाय आइटम जहां जहां चेंज आ रहा है वो सब आपने डिस्क्लोज करना है। ये सवाल हैंड आउट में जो क्वेश्चन 9 है ना, उसमें डिस्कस करूंगा पॉइंट। इवन आईएएस कहता है आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है और वो अर्निंग पर शेयर भी डिस्क्लोज करती है, तो आपका ईपीएस भी चेंज हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट ठीक चेंज है। होगा तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका ईपीएस भी चेंज होगा, वो भी आपने शो करना है। तो जब आप कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं, एज अ रिजल्ट जो आपके चेंज आता है, आईएएस कहता है लाइन बाय आइटम आपको उसमें शो करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है पीछे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज सही कर दूं, अब सही है। During 2007, Global discovered that certain items that had been included in inventory at 31st December 2006 valued rupees 4.2 million, which had in fact been sold before the year end. 2007 में ग्लोबल ने डिस्कवर किया कुछ आइटम है जो कि इन्वेंट्री 2006 में शामिल रहे, जबकि वो ईयर एंड से पहले सेल कर दिए थे। देखिए एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑन रिकॉर्ड। सपोज ये इन्वेंट्री यहाँ पड़ी हुई है, अब ये कस्टमर आते हैं मुझसे लेके चले गए, मैंने इनको सेल किया, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, सेल तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन एक एंट्री हम और बनाते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। जब तक मैं ये एंट्री नहीं बनाऊंगा तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिजिकली तो आउट हो चुके हैं ये, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है। सेल की 2 एंट्री बनाते हैं ना, परपेचुअल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। सेल की एक एंट्री बनती है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। फिर आप जब इससे आपकी इन्वेंट्री अभी एडजस्ट नहीं हुई है, जब इन्वेंट्री खरीद के लाए थे आपने इन्वेंट्री को डेबिट किया था, और सेल जो करते हो वो कॉस्ट पे नहीं करते हो, सेल विद प्रॉफिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटी सी मिसाल है, मैंने एक इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री डेबिट, सपोज सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ 50,000, और मैंने क्रेडिट पे लिया था अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 50,000,
और सपोज कर रहा हूँ ये 5 यूनिट है, ठीक है, 10,000 रुपए का 1 यूनिट। अब एक कस्टमर आता है और 3 यूनिट मैंने बेच दी उसको, डेफिनेटली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। मेरी अपनी कॉस्ट 30,000 रुपए, 5 यूनिट 50,000 के खरीदे। अब मैं सपोज करूं क्रेडिट पे सेल कर रहा हूं, रिसीवेबल डेबिट 40,000, 10,000 का मैंने प्रॉफिट रखा है, सेल्स क्रेडिट करूंगा 40,000 रुपए से। और अब ये 3 यूनिट जो है मेरे, ये 3 यूनिट मैंने किसको दे दिए, कस्टमर को। अब यहाँ पर कितने फिजिकल यूनिट पड़े हैं, 2, कस्टमर लेके चला गया। अगर मैं एक एंट्री और नहीं बनाऊंगा, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो मेरा इन्वेंट्री का लेजर ओवर स्टेट हो जाएगा अगर वो एंट्री नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब है इन्वेंट्री फिजिकल में सेल कर दी है, कस्टमर ले गया है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वो इन्वेंट्री में आ रही थी, ये जुमला वहां पे लिखा हुआ है। तो अब जब तक मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं करूंगा 30,000 से उसकी कॉस्ट पे, 1 यूनिट 10,000 का था, अब मेरा इन्वेंट्री का लेजर 50 से डेबिट हुआ, 30 से क्रेडिट हुआ, एंडिंग इन्वेंट्री का लेजर में कितना बैलेंस आ रहा है, 20, 2 यूनिट है 10,000 रुपए के 20, ऑल इज वेल। लेकिन अगर ये एंट्री रिकॉर्ड होने से रह गई, आपके फाइनेंशियल बन जाएंगे, बैलेंस भी हो जाएगी बैलेंस शीट, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिजिकल इन्वेंट्री कम है, ऑन रिकॉर्ड इन्वेंट्री ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम बहुत सारे लोग डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, नादरा से उनका रिकॉर्ड माइनस नहीं होता, वो लोग दुनिया में फिजिकली नहीं है, ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं, इवन शायद वोट भी कास्ट हो जाता होगा, हमारे यहाँ तो हो जाता है। मैं हकीकत बताऊं, इस दफा मैं जब वोट डालने गया सुबह सुबह जल्दी, खान साहब की हुकूमत जब आई अभी इस इलेक्शन में, तो हर इलाके में पोलिंग बूथ बने हुए होते हैं और वो आपको सब जानते हैं, आपके इलाके के लोग होते हैं। तो मैं सुबह सुबह गया, उन्होंने कहा यार ये अपना नाम आप देख लो लिस्ट में, सबके नाम आ रहे, तो जो इलाके में रहते हैं बहुत सारे नाम मैंने पढ़े उसमें लिस्ट में, मैं जानता हूँ वो दुनिया में लोग मौजूद नहीं है क्योंकि उनके, लेकिन उनका रिकॉर्ड नादरा से माइनस नहीं हुआ, तो इन फैक्ट ऑन रिकॉर्ड वो आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो शायद वोट भी कास्ट हो जाता होगा। तो भाई बहरहाल बात ये है कि फिजिकल ऑन रिकॉर्ड, यही मसला है कि इन्वेंट्री फिजिकल मौजूद नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, उसने इन्वेंट्री को ओवर स्टेट किया, एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई पिछले साल की, अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई, तो पिछले साल का प्रॉफिट भी गलत, इस साल का प्रॉफिट भी गलत। तो अब ये आपका अगर बड़ी अमाउंट है तो ये मटेरियल एरर हो जाएगा। सर जी सर बोले बोले, इसमें पीरियोडिकल पे भी तो चल सकते हैं ना, परपेचुअल में वो जरूरी तो डिपेंड नहीं है करता है, लेकिन सवाल को अभी देखते हुए हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे सिस्टम कौन सा है, परपेचुअल। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये पीरियोडिक भी हो सकता है, उस पर हम इन्वेंट्री का लेजर मेंटेन नहीं कर रहे होते, ईयर एंड पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करके उसकी एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है। लेकिन सवाल की अगर आप इस वक्त नेचर पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ सिस्टम कौन सा नजर आ रहा है, परपेचुअल। कैसे, ड्यूरिंग 2007 के दौरान ग्लोबल डिस्कवर्ड, ग्लोबल को डिस्कवर्ड होता है कि सर्टेन आइटम्स दैट हैड बीन इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इन 2006, दिसंबर 2006 में कुछ आइटम इन्वेंट्री में मौजूद रहे जिसकी वैल्यू 4.2 मिलियन 42 लाख विच हैड इन फैक्ट बीन सोल्ड बिफोर ईयर एंड, जो आप पिछले साल ईयर एंड से पहले। और नीचे अगर आप एक पॉइंट पढ़े तो आपको शायद यहाँ पे एक और चीज वाजे हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 2007 इंक्लूड्स ₹4.2 मिलियन एरर इन ओपनिंग इन्वेंट्री। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट हुआ, इन्वेंट्री बेच दी, कैश या रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं की, आपकी कॉस्ट भी कम आ गई, प्रॉफिट ज्यादा आ गया, टैक्स भी ज्यादा चला गया होगा, यहाँ टैक्स भी दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट भी आपका गलत आ गया, ईपीएस आपका चेंज हो गया। अब ये आपकी प्रायर ईयर मटेरियल एरर है, और मैंने कहा था प्रायर ईयर मटेरियल एरर के लिए आईएएस क्या कहता है, एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली। और सलमान साहब बात ये कि यहाँ 2 साल की इंफॉर्मेशन है, तो हम फिलहाल जो चेंज करेंगे वो कितने साल का करेंगे, और सवाल की रिक्वायरमेंट भी ये, शो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2007 विद द 2006 कंपैरेटिव, और रिटेन अर्निंग आपको वो अगेन जो हमने लास्ट टाइम बनाई, यहाँ पर भी रिटेन अर्निंग का ओपनिंग दे दिया, रिटेन अर्निंग ओपनिंग 2006 का इतना था 13 मिलियन, और कंपनी शायद बोले मेमा ने नो डिविडेंड हैव बीन पेड और डिक्लेयर, कंपनी ने कोई डिविडेंड ना पे किया है ना डिक्लेयर किया है, ठीक है भाई। और टैक्स का रेट आपको दिया हुआ है 30% था, क्योंकि टैक्स आपने कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये टैक्स आपका चेंज हो जाएगा, ये टैक्स सेम नहीं रहेगा, ठीक है।
इन्होंने अच्छा यहाँ पे क्या किया, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वैसे भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस एरर से चेंज, इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फिलहाल इग्नोर किया या समझ ले उसमें सारे एक्सपेंस शामिल है। वैसे तो खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या एज्यूम कर ले इनके कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही नहीं है, ठीक है। ये ऑनलाइन सारा काम करते हैं, उसमें भी कोई एक्सपेंस नहीं है, वो सारी जो भी है ऑनलाइन कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे फिगर आपको दी है 2006 की जो रिपोर्ट हो चुकी है, अकाउंट पब्लिश हो चुके हैं, 7 के ड्राफ्ट अकाउंट अवेलेबल है और आपने वही, अब यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है। अजान शुरू तो नहीं हुई ना अभी, 5 मिनट है 5 ना? मिनट है। ठीक है ठीक है, अभी टाइम है। अजान की आवाज आएगी फिर हम नमाज ब्रेक पे चले जाएंगे। टू 2007 और 2006 कंपैरिजन में, तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या आपकी सेल्स या जो रेवेन्यू गिवन है वो चेंज होगी? अच्छा, इसको तो मैं कट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। सेल्स 46, अच्छा रुपीज इन थाउजेंड है, 3 जीरो ऑमिट है क्योंकि ऊपर वो जो वैल्यू है वो यहाँ में लिख देता हूँ, हम रुपीज इन थाउजेंड में बात कर रहे हैं, यानी आपके 3 जीरो ऑमिट है। पेपर में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। सेल्स आपकी नो चेंज। अच्छा, ये इन्होंने पहले बेस ईयर दिया, हालांकि पहले करंट ईयर होता है, ठीक है। तो मैंने तो पहले करंट ईयर रखा है 67,200 और 47, 67,200 और 47,400। क्या आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? क्योंकि हमारी एक साल की एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई है और अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई है। ओवर स्टेट का इंपैक्ट आया है क्योंकि वो फिजिकल इन्वेंट्री मौजूद नहीं थी, ऑन रिकॉर्ड मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है, देखिए आपने एंट्री क्या नहीं बनाई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी कॉस्ट आपकी कम आई होगी पिछले साल। इस साल में जब पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं अगेन फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। टू 2007 और 2006 जो गिवन है, इसमें खाली एक एडजस्टमेंट है दोनों में, गिवन बता दे। 2007 की 60 नहीं 55,800 ये है ना। व्हाट अबाउट 2006? 34,570, ये तो गिवन थी। अच्छा ये बताइए, क्या पिछले साल 2006 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट हो गया था? ठीक है, 4.2 मिलियन, मतलब हम रुपीज इन थाउजेंड में बात करें तो 4,200 हो जाएगा। 4 पॉइंट, हाँ हम इस पे क्या करेंगे, देखिए पिछले साल आपकी इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई थी, मतलब कॉस्ट कम आई थी। अब जब मैं रिवाइज करूंगा तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करूंगा ना, क्योंकि वो ओवर स्टेट हुई है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करूंगा, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? 4,200। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ये एरर की एडजस्टमेंट है, बस इसके अलावा पिछले साल कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ करंट ईयर में, पिछले साल का क्लोजिंग ओवर स्टेट हुआ, अल्टीमेटली अगले साल का, और सवाल में लिखा हुआ भी है, जब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट हुआ तो इसका मतलब ये उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा दिया। ओपनिंग का रिश्ता डायरेक्ट है, ओपनिंग का रिश्ता कॉस्ट से डायरेक्ट है। अब जब करेक्शन करूंगा तो मैं ओपनिंग को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? ओपनिंग कम करूंगा तो मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब आप बता दें जो आपकी रिवाइज कॉस्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बस एक जगह ही मसला है, एक साल की एंडिंग स्टॉक गलत था, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। वो जो पिछला पॉलिसी वाला सवाल था उसमें चूंकि
3 साल की एडजस्टमेंट थी, इसलिए वो दोनों फाइनेंशियल ईयर हमारे हिट हुए थे जी। एक में प्लस कर दें 38,770 और ये 51,600, 51,600 ये है और 38,770 38,770 51,600 जी भाई, बताइए कितना आंसर आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हालांकि ये हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, ये सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी, फिलहाल सवाल में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हालांकि टी फॉर टैक्स होता है। बहरहाल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कहाँ पे, ओके 15,600 भाई, कोई और भी चेक कर लें, देखो शहादत मौसू सही है, पर यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, हाउ मच इज दैट, 8630, ओके गुड। टैक्स का रेट कितना है 30% जी भाई, मल्टीप्लाई करते कितना आ रहा है ये वाला 4680, व्हाट अबाउट दिस 4589, गुड, ओके 2589, ये माइनस करें तो आपके पास नेट प्रॉफिट रिवाइज आ जाएंगे जी, बता दें 10920 यहाँ पे, व्हाट अबाउट दिस 6041, ओके स्टूडेंट्स, ऑनलाइन आप लोग भी सुन ले, ऑलमोस्ट ऐसे में उसके मजाफात में नमाज मगरिब का वक्त हुआ जाता है, नमाज ब्रेक पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, विल बी देयर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, विद इन 15 to 20 मिनट्स इंशाल्लाह हम दोबारा क्लास को स्टार्ट करेंगे। 9 बजे तक क्लास है हमारी, ठीक है, तो मेरा ख्याल है अभी 7:26 हो रहे हैं, तकरीबन 7:45 7:50 पे इंशाल्लाह हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग कनेक्ट रहिएगा, मैं क्लास को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, खाली माइक म्यूट करके और रिकॉर्डिंग पॉज करके जा रहा हूँ, वहीं से कंटिन्यू कर दूंगा इंशाल्लाह। और अगर डिस्कनेक्ट होती भी तो दोबारा आपको लिंक तो आपके पास ऑलरेडी है, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। नमाज ब्रेक पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, ओके विल बी सर। देयर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।